मोहतरम नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में जहनी सेहत और ख़ुदकुशियों के हवाले से पामेर टाइम्स की इस चौथी किस्त में आपको खुशामदीद। हमने पिछले 3 किस्तों में मोहतरम करीम अमान साहब के साथ गिलगित बल्तिस्तान में जहनी सेहत के मसाइल और उनके वजूहात और इन मसाइल को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे बात की थी। करीम सर, आज की इस किस्त में हम गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में ख़ुदकुशियों के हवाले से बात करेंगे। सर, सबसे पहले क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ख़ुदकुशियों के असबाब क्या हैं? थैंक यू मिस शाहीन, आपके नाज़रीन को मेरा सलाम। मोहतरम नाज़रीन, आप में से जिन्होंने हमारे पिछली 3 किस्तें नहीं देखी हैं, आपसे गुजारिश है कि इस गुफ्तगू के पस मंज़र को, बैकड्रॉप को समझने के लिए हमारे उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। हमने हमारी पिछली 3 किस्तों में साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल वजूहात पे बात की थी कि मुख्तलिफ़ वजूहात है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से ख़ुदकुशियों के अंदर आपको एक नुमायाँ इजाफ़ा नज़र आएगा। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कहीं आगाही मार देती है तो कहीं बर वक्त नफ्सियाती इलाज का ना होना थका देता है, जो ख़ुदकुशियों का बाइस बन रहा है। किसी जगह पे फरसूदा रिवायात कातिल बन जाती हैं तो कहीं मसरूफ़ियात जान ले लेती हैं, कहीं गैर हकीकी तवक्कुआत वालिदैन की हो या सिबलिंग्स की हो, तो कहीं गैर हकीकी तवक्कुआत जो है ना ज़िंदगियाँ छीन लेती हैं, तो कहीं यकतरफ़ा गैरत के देवता के भींट इंसानी ज़िंदगियाँ चढ़ जाती हैं, कहीं पे तन्हाई का जहर रगों में उतारा जाता है तो कहीं पे बेकदरी के खंजर चलाए जाते हैं, कहीं बेजोड़ और मोहब्बत से खाली बिस्तर की अज़ियतनाक सिलवटें मार देती हैं, तो कहीं गुर्बत की चक्की में ज़िंदगी के अधूरे ख्वाब पिस जाते हैं। याद रखिएगा कि हर ख़ुदकुशी करने वाले का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कातिल मौजूद होता है। और ये मैंने जितनी भी बातें की, इलाज का ना होना, यकतरफ़ा मोहब्बत, टाइम का नहीं देना, रिश्तों का दरार, ये तमाम चीज़ें हमारी कातिल होती हैं। और अगर हम इन ख़ुदकुशियों को रोकना चाहते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द देखना होगा और समझना होगा कि हम में से हर एक ने लाशऊरी तौर पे कहीं किसी कातिल को, यानी इन वजूहात को, अपने लाशऊर की अंधी गारों में खुद से छुपा के तो नहीं रखा है। अमूमन ये देखा गया है कि जिन लोगों को पूरी दुनिया की खबर होती है, जिन लोगों को पूरी दुनिया के दुख दर्द से जो लोग आशना होते हैं, उनको अपने आंगन में अजियत और जहनी टॉर्चर की सूली पे लटकी हुई जिंदा लाशों की खबर नहीं होती है। हमें अपने इमीडिएट में, अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में, अपने वर्क इन्वायरमेंट में, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम कारोबार करते हैं, उन लोगों में देखना होगा कि कहीं कोई इंसान तन्हा तो नहीं रह गया है, कहीं कोई इंसान ज़िंदगी के मसाइल से लड़ते लड़ते थक तो नहीं गया है। हमें अपने इर्द गिर्द देखना होगा। ज़िंदगी इतनी जलील और गिरी हुई चीज़ नहीं है कि इसे बालों से पकड़ करके सीटा जाए। ज़िंदगी एक नियमत है। कार्ल यूंग एक नफ्सियातदान है, वो हमें बताते हैं कि ख़ुदकुशियों का एक वजह यह भी है कि इंसान ये सोचता है कि मौत के बाद ज़िंदगी ख़त्म होगी। मौत के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। जिस खुदावंद ने हमें नीस्ती से हस्ती की तरफ लेके आया है, हमारी रूहानी ज़िंदगी दायमी है। हिम्मत नहीं हारना है, ज़िंदगी की नियामत को ठुकराना नहीं है। बड़ी सी बड़ी मुश्किल, बड़ी सी बड़ी परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती है। किसी बादशाह ने अपने एक वज़ीर से कहा
कि आप मुझे कोई ऐसा जुमला लिख दो कि मैं बहुत खुश हूं तो मैं मगरूर ना हो जाऊं, और अगर बहुत गमगीन हूं और मैं परेशान हूं तो मैं हिम्मत ना हारूं। तो वज़ीर ने एक जुमला लिख दिया, यह वक्त भी गुजर जाएगा, जितने भी मुश्किल हालात हों वो वक्त गुजर जाएगा। और मेरे नौजवान जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे दिल छोटा मत करें। इम्तिहान में इस बार नंबर कम आए, अगली दफ़ा ज़िंदगी की पूरी एक कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक इम्तिहान से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, इसने चलना है ज़िंदगी ने। एक इम्तिहान आपकी वर्थ को जज नहीं कर सकता। मोहब्बत में नाकामी हो गई मेरे अच्छे दोस्त। मोहब्बत एक दूसरे को नफ्सियाती मरीज बनाने का नाम नहीं है। मोहब्बत सब्र सिखाता है, मोहब्बत हलीमी सिखाती है, मोहब्बत ईसार सिखाती है, मोहब्बत बर्दाश्त सिखाती है, मोहब्बत कदर सिखाती है। दिल टूटेगा भी और दिल जुड़ेगा भी। जिंदगी में कोई चीज यकसा नहीं रहती है। आपके इर्द गिर्द मोहब्बतों का एक हल्का है। माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, और सबसे बढ़कर अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। आप अल्लाह के बंदे हो, आप लावारिस नहीं हो। अगर अल्लाह की मोहब्बत ना हो तो ये ज़मीन और आसमान, ये कायनात अपनी जगह पे खड़ी ना हो। ये अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारा वजूद कायम है, ये कायनात कायम है। तो आप नाउमीद मत हो जाइए। कोई भी मुश्किल वक्त हो, मुश्किल हालत हो, आप मदद तलब करें, अल्लाह को याद करें, जिंदगी की जानिब एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। अल्लाह के जिक्र से इंसान के दिल को, इंसान के रूह को तसल्ली मिलती है, हिम्मत मिलती है, उम्मीद मिलती है। खुदकुशियों को अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमें कम्युनिकेट करना होगा, बातचीत करनी होगी। थोड़ी देर के लिए मोबाइल फ़ोन को साइड पे रख के एक दूसरे को सुनना होगा। अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो ज़हनी सेहत के मसाइल बढ़ेंगे। आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी आने वाली हैं और आगे आने वाले ज़माने के चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। मेरे नौजवान दोस्त जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव रखें, मकसद रखें। कई सालों की स्टडी हुई है कि इंसान को कौन सी चीज़ खुश रखती है। उस स्टडी में यह बात पता चली कि इंसान चीज़ों से खुश नहीं होता, डिप्रिशिएशन होती है, डिप्रिशिएशन ऑफ वैल्यू। शुरू में वो चीज़ें जिसकी तमन्ना आप करते हो बहुत अच्छी लगती है, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, आप कदर खो देना शुरू कर देते हो। लेकिन ज़िंदगी में अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, तो आप कभी थकते नहीं हो, आप नाउम्मीद नहीं होते हो। एक दिन इस मकसद के हवाले से ज़रूरी है कि आप अपने आप से सवाल करें कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ। आप 5 साल में, 10 साल में ज़िंदगी से क्या अचीव करना चाहते हैं। एक विजन बना ले अपनी ज़िंदगी का, एक मिशन बना ले अपनी ज़िंदगी का। जब आपके सामने ज़िंदगी का एक विजन और एक मिशन होगा तो माँ बाप के डांटने से, कहीं दिल टूटने से, कहीं ऑफिशियल इश्यूज़ की वजह से आप कम हिम्मत महसूस नहीं करोगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पहचान होनी चाहिए कि आप
रेंगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप कुछ भी काम करें, एक्सीलेंस के लिए आप पैदा हुए हो। एक्सीलेंस पैदा करने के लिए आप पैदा हुए हैं। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक्सीलेंट बनने का पोटेंशियल रखा है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपके जिंदगी का ऑब्जेक्टिव, मकसद रेंगना है या आपके जिंदगी का मकसद उड़ना है। एक दिन एक शाहीन ने एक पहाड़ की चोटी पे घोंसला बनाया, उसमें अंडे दिए। उसी दरख्त के नीचे तने में एक कौवे ने भी अंडे दिए थे। शाहीन के घोंसले में से एक अंडा निकलकर कौवे के घोंसले में गिर गया और उस शाहीन के अंडे से कौवे के घोंसले में एक शाहीन पैदा हो गया। लेकिन उस शाहीन के बच्चे को पता नहीं था कि वो शाहीन है, वो अपने आप को कौवा समझता था। कौवे के बच्चों के साथ कीड़े मकोड़े खाने में वो मशगूल हो गया। एक दिन शाहीन ने देखा कि एक शाहीन का बच्चा कौवे के बच्चों के साथ परवरिश पा रहा है, तो उसने कहा, तुम शाहीन हो, तुम आसमानों में परवाज करने के लिए, उड़ने के लिए पैदा हुए हो, कीड़े खाने के लिए, रेंगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तो उसने मजाक उड़ाया, आप क्या कह रहे हैं, मैं तो कौवा हूं, मुझ में तो कोई शाहीन नहीं है। तो शाहीन ने कहा, नहीं, तुम उड़ो तो तुम्हें अंदाजा होगा। जब शाहीन का बच्चा कौवे के बच्चों को छोड़ के उड़ने लगा तो उसको एहसास हुआ, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के मेरे नौजवानों, आपके अंदर अल्लाह ने बेपनाह सलाहियत दी है, जिस्मानी ताकत दी है, फुर्ती दी है, बर्दाश्त दी है, सब्र दी है, अक़ल दी है, मोहब्बत दी है, इल्म दी है, हलीमी दी है। छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को उलझाएं नहीं। ज़िंदगी की एक बड़ी ऑब्जेक्टिव रखें तो फिर न दिल टूटने से तकलीफ़ होगी, न किसी के डांटने से तकलीफ़ होगी। ज़िंदगी में एक ऑब्जेक्टिव अपने लिए ज़रूर मुकर्रर करें। और जब हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं तो वालिदैन के लिए और समाज के दूसरे लोगों के लिए आपसे गुजारिश है कि ये 4 चीज़ें सुसाइड्स को रोकने में रिसर्च हमें बताता है कि वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। EDC एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक थिंक टैंक है जो करिकुलम्स डेवलप करता है, जो सुसाइड के हवाले से आगाही फैलाता है। उसने 4 चीज़ें अवामुन्नास की आगाही के लिए हमें बता दी हैं कि अगर हम ये 4 चीज़ें करें तो हम काफ़ी हद तक खुदकशियों को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़, लुक फॉर और लर्न द वार्निंग साइंस। कोई भी बंदा जब खुदकशी के वर्ज पे होता है तो वो इब्तिदाई कुछ अलामात ज़रूर होती हैं। या वो बंदा इशारों किनायों में मरने की बात करती है या करता है, या उसका इंटरनेट हिस्ट्री चेक करें तो वो अपने आप को मारने के लिए तरीके ढूंढता रहता है। इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। या आप अगर उस बंदे से, आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि मैं बिल्कुल ट्रैप महसूस कर रहा हूं, मुझे इधर उधर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मैं फंस चुका हूं, मेरे लिए यह दर्द सहना मुश्किल हो रहा है, मेरी ज़िंदगी एक बोझ बन गई है। ये टिपिकल अल्फाज होते हैं जब इंसान सुसाइड आइडिएशन की तरफ जाता है। उसके जहन में जब ये ख्यालात आने शुरू होते हैं तो इस तरह के ख्यालात उसके जहन में आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार इस तरह की आपसे बातें करता है तो आपने देखना है, आपने नज़र रखनी है, आपने सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आपने अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों
अपने कोलीग्स की सोशल मीडिया पोस्ट्स के ऊपर नज़र रखनी है कि कहीं नाउमीदी, डिस्पॉन्डेंसी, थकावट, नफ्सियाती उलझन और पेचीदगी का इजहार तो वहाँ पे नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात लोग ऐसे ही पोस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको पैटर्न्स ढूंढने होते हैं कि अगर तसलसल से कोई चीज़ है तो इसका मतलब ये है कि ये मामला किसी भी लेवल पे एस्केलेट कर सकता है। और पेरेंट्स के लिए और सिबलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपने औलाद और अपने बहन भाइयों के दोस्तों से आगाही रखें, चूँकि बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चे, आपके बहन भाई शायद आपके साथ शेयर ना करें, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हों। तो एक नज़र इस पे रखना ज़रूरी है। उनसे आपकी बातचीत अगर अच्छी होगी, बीच बीच में आप उनसे ख़बर लोगे कहीं मेरा बच्चा, मेरा भाई परेशान तो नहीं है, तो उससे भी काफ़ी हद तक अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे के जहन में, किसी खातून के, किसी मर्द के जहन में इस तरह के ख़यालात आ रहे हैं तो आप बर वक्त उसकी आप मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ओपन द डोर टू डिस्कशन। आप डिस्कशन के लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। अगर आपको इस तरह की कोई अलामात नज़र आती हैं तो आप पूछ लीजिए। बाज़ औक़ात डायरेक्ट पूछने की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात आपको समझने की ज़रूरत होती है, इनडायरेक्टली पूछने की ज़रूरत होती है, लेकिन पूछना और कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। और अगर ख़ानदान में, दोस्तों में, बहन भाइयों में, माँ बाप और बच्चों में तलख़ियाँ होती हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, अगर आपस में लड़ाई झगड़े हों तो खुदा के लिए उसको तूल मत दें। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप इमीडिएटली बातचीत करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो फ़ैसले लिए जाते हैं वो पलक झपकते जज्बाती फ़ैसले लोग ले लेते हैं। ऐसा ना कहें कि कल परसों में बात कर लूँ, नहीं, गुस्सा हम सब करते हैं, गुस्से पे कंट्रोल करें, इंतहाई हार्श मत बने, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने गुस्सा किया है तो 5 मिनट 10 मिनट बाद आप नरमी से बात करें कि मेरा ये मतलब नहीं था, और आप उनको बता दें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कि जो हसास तबीयत के मालिक हैं, कि आप हमेशा उनको सुनने के लिए मौजूद हैं, भले टेलीफोन कॉल हो, भले उनके साथ डायरेक्टली आपकी कोई बातचीत हो। तो लिसनिंग ज़रूरी है, सुनना। बहुत सारे मसाइल आप सुन के उनका हल जो है ना सिर्फ सुनना होता है। आप एहसास दिलाना होता है कि बर्डन नहीं है, वो बेकार नहीं है, लावारिस नहीं है, कोई ना कोई सुनने के लिए मौजूद है। तो ये जो दरवाज़ा है कम्युनिकेशन का, सुनने का, इसको जो है ना खुला रखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, डोंट वेट टू सीक हेल्प। मदद तलब करने के लिए इंतज़ार मत करें खुदा के लिए। आप अपने लिए या अपने किसी ख़ानदान के लिए, मुमकिन है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो इस वक्त वीडियो सुन रहे हों, आपको ख़ुद मदद की ज़रूरत हो, तो आप इंतज़ार ना करें। आप अगर डाउन फील कर रहे हैं, आपके जहन में मनफी ख़यालात आ रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके आप इमीडिएटली मदद लीजिए। आप इंतज़ार मत करें कि आपकी डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका खौफ, आपकी परेशानियाँ इतनी बढ़ के जब क्रोनिक बन जाएं तब आप मदद लेंगे, ये मत सोचिएगा। दवाइयाँ मौजूद है। इमीडिएटली अगर आपके जहन में इस तरह के ख़यालात आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से, तो आप डॉक्टर से रुजू करें। दवाइयाँ मौजूद हैं, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मौजूद है और डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। चौथी चीज़, रीच आउट टू अदर्स इन नीड। हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, हम सबको। असातिज़ा को मेहरबान बन के तालिब इल्मों की मदद करने की ज़रूरत है। ख़ानदान के अफराद को वालिदैन की मदद करने की ज़रूरत है। वालिदैन को बच्चों को मदद मुहैया करने की ज़रूरत है। बहन भाइयों को आपस में मदद करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स को मरीज़ों को मदद मुहैया करने की ज़रूरत है। और पर्टिकुलरली इस कोविड पैंडमिक के दौरान हम सब तन्हाई का शिकार हैं, हम सब को मदद की ज़रूरत है। अपने मोहब्बत करने वालों को तन्हा मत छोड़िए
और दूसरा जज ना करे। अगर खुदा न खास्ता किसी ख़ानदान में सुसाइड हुआ तो बातें मत बनाइए, बातें मत बनाइए, कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए, आपका हक नहीं है। अगर आपने कोई बात सुनी भी तो सतर रखें, पर्दा रखें उस बंदे के कैरेक्टर के हवाले से। और तीसरी चीज, लीगल प्रोसीजर्स जरूरी है। बाज़ औक़ात खुदकुशियों, कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाता है। गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ग्रीव्ड फैमिली जो इस सुसाइड के अलमिये से गुजर चुकी है, उनकी इज़्ज़त नफ्स और जज्बात को मजरू किए बग़ैर प्रोफेशनली अपनी तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। चूँकि हम में से कोई नहीं जानता कि कौन सा वाक़या कत्ल करके उसको ख़ुदकशी का रंग दिया जा सकता है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी सुसाइड इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, लेकिन उसमें मुकामी लोगों की, उनकी इज़्ज़त नफ्स का, उनकी ग्रीव का ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके लिए फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ट्रेनिंग ज़रूरी है कि वह किस तरह एक ह्यूमन अंदाज में, किस तरह उनके जज्बात को, उनकी ऑनर और डिग्निटी को, ग्रीव्ड फैमिली को मुतासिर किए बगैर आप ये तहकीकात आगे बढ़ा सकें। अगर ये चंद चीज़ें हम कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि बहुत हद तक हम खुदकशियों के जो हमारे इर्द गिर्द वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इनको हम काफ़ी हद तक एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसे एकदम नहीं होते। कोई भी खुदकशी का वाक़या होता है तो उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, ज़हनी सेहत की, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की, सोशोलॉजिकल इश्यूज़ की, और उसके लिए मदद मुहैया करने के लिए सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। जब तक हम इन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई ना करें, सिस्टम्स डेवलप ना करें, सिर्फ वाज़ व नसीहत, तकरीर और गुफ्तगू से ये मसला हल होने के काबिल नहीं है। इसके लिए कंक्रीट पॉलिसी लेवल की, एजुकेशनल लेवल की, गवर्नेंस लेवल की हमें स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस की ज़रूरत होगी, और हम सब मिल के काम कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे पास, साइकोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हमारे साथ हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, हमारा हेल्थ सिस्टम हमारे साथ है, हमारे NGOs, हमारे सिविल सोसाइटी, हम सब साथ हैं। अगर हम मिल के काम करेंगे तो हम ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया इंसानियत को बचाया। तो हम मिल के आई होप इस मसले को एक बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। करीम सर, आपने इन 4 किस्तों में बहुत उम्दा और आलिमाना तरीके से एक नहायत ही अहम मगर पेचीदा मसले पे एक बैलेंस तज्ज़िया पेश किया। हम आपके वक्त, इल्म और कोशिश की कदर करते हैं। उम्मीद है कि आइंदा भी गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे अहम अमूर पे भी आपसे हमारी रहनुमाई होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस, एंड आपके नाजरीन का भी शुक्रिया। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। और हमारे इन वीडियोज़ को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आगाही का ये सफ़र जारी रहे। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।